हिमांशु जोशी, तुम्हारे लिए की बात हम करेंगे। तुम्हारे लिए एक ऐसा उपन्यास तो बहुत पढ़े हुए हैं, पर हिमांशु जोशी की बात यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रोमांटिक उपन्यासों की अगर बात करें अगर, तो हिमांशु जोशी का एक अलग ही हम कह सकते हैं कि एक अंदाज़ है। जब मैंने हिमांशु जोशी को पढ़ा, तुम्हारे लिए को पढ़ा, छाये में छूना मन पढ़ा, उनके उपन्यासों को जब मैंने पढ़ा तब कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अरे ये तो मेरी ही बात है। हिमांशु जोशी की जो भूमिकाएं होती है उनमें भी दर्शक उन्हें बहुत सारे पत्र लिखा करते थे कि ये तो हमारी ही कहानी है, मैं भी इस तरह से ये कार्य करता था, मुझे भी इस तरह के इंसान मिले थे, तो कहाँ से आपने इस तरह से लिख लिया। तो हिमांशु जोशी जी कहते हैं कि कहानियाँ जो होती है, कहानी तब तक कहानी है कि जब तक वो कहीं जिया हुआ यथार्थ ना लगे। तो जिए हुए यथार्थ की बात हिमांशु जोशी की कलम करती है। इस कारण से ही तुम्हारे लिए उपन्यास को ना जाने मैंने कितनी बार पढ़ा होगा। जब उसकी भूमिका मैंने पढ़ी थी तब उस पर एक जगह पे आया था, उल्लेख था एक जगह पे कि एक अमेरिका का व्यक्ति है, उसने उसे 250 बार पढ़ा। जी हाँ, कितने आश्चर्य की बात है कि किसी उपन्यास को कोई व्यक्ति 250 बार भी पढ़ सकता है। कुछ व्यक्ति तो ऐसे थे जो किसी दूसरे राज्य में रहते हैं और जिन जगहों का हिमांशु जी उल्लेख करते हैं वहाँ पर वो पहुँच गए, उन्हें देखने के लिए, उन जगहों को महसूस करने के लिए वो वहाँ पर पहुँच गए। तो कुछ ऐसा ही जादू मुझे हिमांशु जोशी में लगता है। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी रचनाएं आज भी हमारे पास है, हमारे आसपास उस माहौल को बनाती है जो हमें खुद जिया हुआ लगता है। तो यहाँ पर तुम्हारे लिए कि मैं कुछ छोटी सी बात करूँगा। कहानी तो तुम्हारे लिए मैंने पहले ला चुका हूँ, मैं हमारे वीडियो में है तुम्हारे लिए। कहानी का मैं संक्षिप्त परिचय दूँ तो यहाँ पे अनुमेहा और विराग की कहानी है। अनुमेहा एक लड़की जो अपने मामा के घर पर रहती है और अध्ययन करती है, और विराग एक लड़का जो शहर से, जो गांव का निवासी होता है और शहर जाकर अध्ययन करता है। किस तरह से दोनों मिलते हैं, किस तरह से दोनों का जो प्रेम है वो धीरे धीरे उभरता है और रुकावटें आती है, वो रुकावटें अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है। अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती वो किस तरह से मानसिक स्तर पर विराग को प्रभावित करती है, उन सब का उल्लेख यहाँ पर दिया गया है। तो ठंडी सड़क का उल्लेख है इसमें। ठंडी सड़क मैं कभी गया नहीं हूँ, पर सोचता हूँ कि अगर जीवन में कभी मौका मिला तो इन जगहों को मैं भी ज़रूर देखना चाहूँगा। ठंडी सड़क, माल रोड, नैनीताल, अनुमेहा और विराग, ये सब तुम्हारे लिए की सुगंध को आज फिर से बिखेर रहे हैं। जी हाँ, आज फिर से तुम्हारे लिए की याद आने पर मैं ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ। हिमांशु जोशी को पढ़ना जैसे अपने को आईने में देखना। एक एक शब्द मन की परतों को यूँ उधेड़ते हैं जैसे कभी इनका अस्तित्व ही न रहा हो। जो वक्त इसे पहली बार पढ़ने के बाद उड़ चुका था, वो आज बादल बनकर बरसने को आतुर है। मन भीगेगा फिर से, कुछ अरमान टूटेंगे फिर से, एक कसक उठेगी फिर से। मन की इतनी बेचैनी, इतनी छटपटाहट जाने कैसे हिमांशु जोशी शब्दों में डालते हैं। उन शब्दों की आकुलता को समझ पाना ही मन फीका कर देता है। तो लिखने वाले की कसमसाहट का अंदाज़ा भी मुश्किल है। हिमांशु जोशी कहते हैं कि ये कहानी उनके खुद के जीवन पर भी बताते हैं कथानक को, कि वो खुद के जीवन पर लिखा हुआ है उन्होंने, कि कैसे एक संघर्षशील युवा अपना अध्ययन जारी रखता है, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने की जो कवायद है वो रखता है। इसी बीच में उसकी माताजी का देहांत हो जाता है। उसके पिताजी पुरोहिताई का कार्य करते हैं, जिसे वो भीख मांगने के समान यहाँ पर उसकी संज्ञा देता है, और अपने पिताजी के कह सकते हैं कि संघर्ष के दिनों को वो बदलना चाहता है। एक छोटा भाई होता है जिससे भी वो शिक्षा दिला पाने में असमर्थ अपने आप को महसूस करता है। तो उसकी जो मनोस्थिति है वो किस तरह से हो जाती है, इसको हिमांशु जी बहुत यथार्थ रूप से चित्रित इस उपन्यास में करते हैं। अंत में जाते जाते बीच में ही ट्विस्ट, हम कह सकते हैं ट्विस्ट शब्द का मैं यहाँ पर उपयोग कर रहा हूँ, सुहास नाम का एक ट्विस्ट आता है। तो प्रेम में जो मानसिक उथल पुथल हो जाती है उसी का प्रभाव विराग पर पड़ता है, और वो ये समझता है कहीं ना कहीं कि अनुमेहा और जो सुहास है उसके बीच में किसी न किसी तरह की घटनाएं हो रही है।
पर वास्तव में ऐसा नहीं हो पाता। इस तरह से एक दूरी विराग जो है वो अनुमेहा से बना लेता है। अंत तक जाते जाते बहुत सालों के बाद अनुमेहा एक डॉक्टर बन जाती है और विराग भी अपना जीवन जी रहा होता है। किसी उधेड़ बुन में अपना जीवन किसी तरह से वो जी रहा होता है। पिताजी की उसकी मृत्यु हो जाती है, छोटे भाई की जिम्मेदारी वो अच्छी तरह से निभा लेता है और इस तरह से उसका जीवन चलता है। एक दिन अचानक ही दोनों अनुमेहा और विराग एक अस्पताल में मिलते हैं जहाँ वो डॉक्टर होती है। जब विराग उसे पुनः शादी के लिए कहता है कि मैं अब तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, तब अनुमेहा अपनी पिछली बातों को स्मरण करते हुए या अपने कह सकते हैं कि प्यार को अमर बनाने के लिए वो इसको विवाह बंधन में बांधने से मना कर देती है। और उसी समय उसे सुहास के दुर्घटना की भी जानकारी मिलती है कि सुहास भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो एक तरह से विरक्ति अनुमेहा को हो जाती है इस संसार से और वो अपना सारा जीवन जो है वो रोगियों की सेवा में समर्पित कर देती है और विराग वहीं का वहीं अकेला का अकेला रह जाता है। तो वही बात यहाँ पे होती है कि विराग एक विरक्त सन्यासी और अनुमेहा उसकी अतृप्त इच्छा। एक ऐसा इंसान जो रीता ही जीता है और अपना रीतापन लिए भी अनुमेहा के संसार को पा नहीं सकता है। कैसी छटपटाहट का सामना करता सा है विराग, जिस पर जीवन समर्पण किया, बदले में उसने भी किया, पर अंत में वही अकेलापन। जिंदा रहना पर एक कसूरवार की तरह और अनुमेहा का बेकसूर होकर भी मर जाना। ठंडी सड़क की बातें आज फिर कदमों को विराग के साथ मिला रही है। फिर उधेड़बुन भरी बातें याद आ रही है। फिर बाबूजी के आखिरी शब्द, फिर बिना स्त्री के जोगियों का घर, फिर वो अस्पताल की चेयर, फिर वो हवाई जहाज़ का टिकट। जाने कैसे सब बातें अपनी सी है। जब आप पढ़ेंगे तब इन शब्दों को आप महसूस करेंगे। शायद इसीलिए नज़रों में पूरी तस्वीर आज भी घूम जाती है। पापी भी पुण्यात्मा बन सकता है जैसी दार्शनिकता भी आज कहीं ना कहीं ठहरी सी लगती है और हालातों को देखकर मन भी विराग की तरह वैराग्य धारण कर लेता है। इतना पढ़ लिख लेने के बाद भी किसी के काम ना आ पाना, ये विराग की आशंका है तो कहीं ना कहीं मेरी सच्चाई भी है। विराग की तरह ही कोरी भावुकता से ऊपर उठकर सोचना और हर हालात में परिवर्तन देखना, ये भी सीखा लगता हूँ मैं। कोरी भावुकता में कैसे जिया जाए भला, इसका अंदाज़ा लगाना मन बिगाड़ने जैसा है। विराग और अनुमेहा की हिमांशु जोशी की कहानी होकर भी जीवन का हिस्सा लगती है। जादू हिमांशु जोशी का है जो असर सीधा मन पर करता है और ये मन, इसका तो कहना ही क्या, ये भी बावरा है मेरी तरह। धन्यवाद।